स्वागत है आपका हमारे इस नए ऐतिहासिक विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे महान वीरांगनाओं में से एक के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई। एक ऐसा नाम जिसने 19वीं सदी के रूढ़िवादी समाज को चुनौती दी और सच कहें तो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। इस चर्चा में हम सीधे ऐतिहासिक दस्तावेजों और तथ्यों के जरिए 1857 के उस ऐतिहासिक महासंग्राम को बिल्कुल करीब से समझेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बचपन से हम सबने सुभद्रा कुमारी चौहान की ये लाइनें सुनी हैं, है ना? ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि एक ऐसा शक्तिशाली सांस्कृतिक प्रतीक है जिसने एक पराजित रानी को शौर्य के सर्वोच्च शिखर पर बिठा दिया। इतिहास की गहराई में जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे मन में रानी लक्ष्मीबाई की जो अदम्य साहस वाली छवि है, वो इन्हीं लोक कथाओं और कविताओं में कितनी गहराई तक रची बसी है। भाग एक अमर गाथा, रानी बनने का सफर। इस कहानी की शुरुआत होती है 1828 के आसपास वाराणसी में, जहां एक मराठी परिवार में मणिकर्णिका का जन्म हुआ। बचपन में सब उन्हें प्यार से मन्नू कहते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका बचपन उस दौर की बाकी लड़कियों से एकदम अलग था। अपनी मां के गुजर जाने के बाद बाजीराव दरबार में पली बढ़ी मन्नू ने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, बल्कि घुड़सवारी, तलवारबाजी और हथियारों का इस्तेमाल करना भी सीखा। फिर 1842 में जब वो महज 14 साल की थीं, उनकी शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुई और यहीं से मणिकर्णिका बन गईं रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1853 में महाराजा का निधन हो गया। अब रानी अकेली थी और उनके पास था उनका दत्तक पुत्र, यानी गोद लिया हुआ बेटा दामोदर राव। भाग 2, डलहौजी की हड़प नीति, नौकरशाही का उत्प्रेरक। अब लॉर्ड डलहौजी की इस हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आसान शब्दों में समझें तो अंग्रेजों का नियम था कि अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो उस राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। बिल्कुल साफ साफ। तो हुआ ये कि डलहौजी ने महाराजा के दत्तक पुत्र दामोदर राव को वारिस मानने से ही इनकार कर दिया। रानी ने बहुत कोशिश की, कूटनीतिक रास्ते अपनाए, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें महज 60,000 रुपए की सालाना पेंशन थमाकर झांसी को अपने अधीन कर लिया। लेकिन क्या रानी चुप बैठने वाली थी? बिल्कुल नहीं। इसी अन्याय के खिलाफ उनका वो ऐतिहासिक और विद्रोही बयान गूंजा, मेरी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने हार नहीं मानी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने जॉन लैंग नाम के एक ऑस्ट्रेलियाई वकील तक को काम पर रखा। ब्रिटिश अधिकारियों और डलहौजी को ढेरों पत्र लिखे। उन्होंने पुरानी संधियों और हिंदू शास्त्रों का पूरा हवाला दिया कि उनके गोद लिए हुए बेटे का सिंहासन पर पूरा हक है, पर अंग्रेजों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। झांसी का यह अपमान असल में उस बड़े तूफान की शुरुआत था जो बस पूरे देश में आने ही वाला था। भाग 3, 1857 का महासंग्राम, घेराबंदी और विद्रोह। जून 1857 के दौरान झांसी में क्या हुआ, ये आज भी काफी हद तक बहस का विषय है। यहां हमें दोनों पहलुओं को निष्पक्ष रूप से देखना होगा। एक तरफ ब्रिटिश नजरिया है जिनका मानना है कि 8 जून को जोखनबाग में अंग्रेजों का जो नरसंहार हुआ उसमें रानी की मूक सहमति थी, क्योंकि विद्रोहियों के जाने के तुरंत बाद रानी ने ही सत्ता संभाली थी। वहीं दूसरी ओर खुद रानी का पक्ष और कुछ ऐतिहासिक पत्र ये साफ बताते हैं कि वे असल में खुद विद्रोही सिपाहियों के रहमो करम पर थीं। उन्होंने अंग्रेज मेजर एर्स्किन को खत लिखकर बताया था कि सिपाहियों ने उन्हें मजबूर किया और उनसे पैसे वसूले। दावे भले ही अलग अलग हों, लेकिन एक बात तय थी, इसी घटना ने अंग्रेजों की नज़र में रानी को पूरी तरह से अपना दुश्मन बना दिया। और यहीं से हमें रानी का वो जबरदस्त रूप देखने को मिलता है जिसने उन्हें एक महान योद्धा बना दिया। जब अंग्रेज झांसी से गायब हो गए तो रानी ने एक बेहद कुशल प्रशासक की तरह बागडोर अपने हाथों में ले ली। उन्होंने किले की मरम्मत करवाई, नए सैनिकों की भर्ती की, तोपें बनवाईं, हथियार इकट्ठे किए। जब पड़ोसी राज्यों ओरछा और दतिया ने झांसी को कमजोर समझकर हमला किया तो रानी ने डटकर उनका सामना किया और अपनी रियासत को बचाया। इसी दौर में उनकी वो सबसे मशहूर छवि उभर कर आई, एक निडर सेनापति जो पीठ पर बच्चे को बांधे, हाथ में नंगी तलवार लिए अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए सीधे युद्ध के मैदान में उतर चुकी है। अब जरा इस संख्या पर गौर कीजिएगा, 1500। मार्च 1858 में जनरल ह्यू ग्रोस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने झांसी की बहुत ही भयानक घेराबंदी कर दी। इस विशाल ब्रिटिश फौज का सामना करने के लिए रानी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी।
जब अंग्रेजों ने किले की दीवार तोड़ी तो रानी ने खुद 1500 अफगान सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ उन पर जबरदस्त जवाबी हमला किया। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। हालांकि अंग्रेजों की भारी बमबारी और तोपों के सामने अंततः उन्हें रात के घने अंधेरे में घोड़े पर सवार होकर किले से निकलना पड़ा। भाग 4 वीरांगनाएं और बलिदान, विद्रोह की उपेक्षित महिलाएं। यहाँ एक बात जो सबसे ज्यादा समझने वाली है वो ये कि ये लड़ाई सिर्फ एक रानी की लड़ाई नहीं थी, ये एक जन युद्ध था। रानी की सेना में दुर्गा दल नाम की एक पूरी महिला विंग थी। इसमें झलकारी बाई जैसी दलित वीरांगनाएं शामिल थी जिनकी शक्ल हूबहू रानी से मिलती थी। झलकारी बाई ने रानी का वेश धरकर अंग्रेजों को उलझाए रखा ताकि असली रानी सुरक्षित किले से बाहर निकल सकें। क्या गजब की रणनीति थी। इनके अलावा मोतीबाई जैसी तोपची थीं जो 4 जून को लड़ते हुए शहीद हुईं, और मुंदर जैसी वफादार अंगरक्षक जो ग्वालियर के आखिरी युद्ध तक साय की तरह रानी के साथ रहीं और वीरगति को प्राप्त हुईं। और अगर हम इस 1857 के महासंग्राम को थोड़ा और व्यापक नजरिए से देखें तो पूरे विद्रोह में हमें ऐसी कई साहसी महिलाओं के उदाहरण मिलते हैं, जैसे लखनऊ में बेगम हजरत महल की मदद करने वाली ऊदा देवी। वो पासी जाति से थीं जिसे उस समय समाज में बहुत पीछे माना जाता था, लेकिन उनका युद्ध कौशल एकदम अचूक। उन्होंने पेड़ पर छिपकर अपनी तीरंदाजी से कई ब्रिटिश सैनिकों को धूल चटा दी थीं। स्थानीय कहानियों में तो यहां तक कहा जाता है कि उन्होंने अकेले एक बाघ को भी मार गिराया था। ये सभी महिला योद्धा इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि इस आज़ादी की लड़ाई में समाज के हर तबके ने अपना खून बहाया था। आते हैं हमारे अंतिम हिस्से पर। भाग 5 एक शाश्वत विरासत, शहादत और धरोहर। झांसी से निकलने के बाद ये कहानी और भी तेज हो जाती है। रानी कालपी पहुंची। वहां उन्होंने तात्या टोपे और राव साहब के साथ मिलकर गठबंधन बनाया। जब दुर्भाग्य से वे कालपी में हार गए तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एकदम अचानक हमला करके उन्होंने रणनीतिक रूप से बेहद अहम ग्वालियर के किले पर ही कब्जा कर लिया। लेकिन जनरल रोज की सेना हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी थी। और फिर आया 17 जून 1858 का वो दिन। कोटा की सराय के पास वो अंतिम और सबसे भीषण लड़ाई लड़ी गई। कहते हैं कि रानी ने दोनों हाथों में तलवारें लेकर अंग्रेजों की 8वीं हुसर्स रेजिमेंट का डटकर सामना किया और लड़ते लड़ते एक गौरवशाली शहादत को गले लगा लिया। एक बात कही जाती है ना कि एक सच्चे योद्धा की असली पहचान इस बात से होती है कि उसका दुश्मन उसके बारे में क्या सोचता है। रानी लक्ष्मीबाई का रुतबा ऐसा था कि उन्हें हराने वाले ब्रिटिश कमांडर जनरल सर ह्यूग रोज तक को उनके आगे झुकना पड़ा। अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में जनरल रोज ने रानी को अपना सबसे खतरनाक और काबिल विरोधी माना था। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा था कि रानी विद्रोहियों में सबसे बेहतरीन और सबसे बहादुर थीं। ये कोई छोटी बात नहीं है। भले ही वे युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुईं, लेकिन वो कभी हारी नहीं। उनका अदम्य साहस एक ऐसी किंवदंती बन गया जो आज तक जिंदा है। चाहे वो हमारे लोकगीत हों, किताबें हों या फिर अमर चित्रकथा की कॉमिक्स, वे हर जगह अमर हो गईं। आपको याद होगा 1943 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं की ब्रिगेड बनाई थी तो उसका नाम भी रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट ही रखा था। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक ऐतिहासिक किरदार नहीं रही, बल्कि वो भारतीय राष्ट्रवाद और महिलाओं की ताकत का सबसे बड़ा और शक्तिशाली प्रतीक बन गई। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए सुजाता वेंकटरमन का एक बहुत ही विचारणीय सवाल सामने आता है। वो लिखती हैं कि मानो झांसी की रानी अपनी कब्र से पूछ रही हों, क्या हम अंततः स्वतंत्र और समान हैं? जरा सोचिए इस बारे में। 1857 में जिस आज़ादी और समानता के लिए रानी लक्ष्मीबाई और उनके साथ उन तमाम साधारण महिलाओं ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, क्या आज इतने सालों बाद भी हमने उसे पूरी तरह से हासिल कर लिया है? इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम आपको सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। फिर मिलेंगे।